Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. तो बेटा आज जो हमने चैप्टर का टॉपिक करना है दैट इज वीबीटी. ठीक है, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी आज हमने डिस्कस करनी है. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की थी, वेस्पर थ्योरी की थी, है ना. उसकी बेटा कुछ लिमिटेशंस थी. लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए वेलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी. अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उसके लिमिटेशंस क्या थी. लिमिटेशंस बेटा वेस्पर थ्योरी की ये थी कि वेस्पर थ्योरी ने ठीक है कुछ मतलब जो शेप होती है मॉलिक्यूल्स की उसको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन कर दिया, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया, ज्योमेट्री उसने बता दी. ठीक है, लेकिन बेटा उसने एक चीज नहीं बताई. वो क्या चीज नहीं बताई कि जब फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, है ना, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है. ठीक है, उसने ये तो बता दिया कि उनमें बॉन्डिंग होती है, लेकिन बॉन्डिंग जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है, इस चीज के बारे में उसने नहीं बताया था. शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ बता दिया उसने मॉलिक्यूल की, लेकिन वो बन कैसे रही है, वो शेप बन कैसे रही है. ऑब्वियसली उसमें बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जो बॉन्ड बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है, बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया. तो वीबीटी एक्चुअल में यही बताती है कि जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की जो भी स्ट्रक्चर अटेन होती है वो तो बॉन्ड्स की वजह से होती है ना. तो इसका मतलब पूरी जानकारी किसने दी थी, वीबीटी ने दी थी. वेस्पर ने इतना काम कर दिया कि उसने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दी, लेकिन बॉन्ड की फॉर्मेशन किसने बताई, वीबीटी ने. ठीक है, तो कुछ पोस्टुलेट्स हैं वीबीटी के. पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ कि वीबीटी क्या बोलती है. ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए अबाउट दी ऑर्बिटल्स. अबाउट दी ऑर्बिटल्स. अब देखो बेटा हमने किया था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो पहले तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स या ऑर्बिटल्स करते थे, है ना. KLMN शेल्स के बेसिस पे करते थे, है ना. मैजिक नंबर जैसे चल कर लेते थे 2, 8, 8, 18 एंड सो ऑन. ठीक है, लेकिन हमने +1 क्लास में एक नई टर्म देखी, एक नए वे से हमने क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. कौन सी वाली की थी बेटा, हमने S, P, D एंड F सब शेल्स को इंक्लूड करके, है ना. S, P, D एंड F सब शेल्स को इंक्लूड करके हमने क्या की थी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी. अब जो सब शेल्स होते हैं इनको भी फर्दर डिवाइड किया होता है इनटू दी ऑर्बिटल्स, है ना. जो ये सब शेल्स हैं इनको भी ऑर्बिटल्स की फॉर्म में क्या है बेटा, डिवाइड किया होता है. तो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, इन ऑर्बिटल्स के बेसिस पे ही वीबीटी थ्योरी आई थी. ठीक है, मतलब वीबीटी थ्योरी में इन ऑर्बिटल्स का बहुत ज्यादा रोल है. ठीक है, तो क्या बोलते हैं बेटा वीबीटी में, हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है वीबीटी का. इट सेज दैट covalent bond is formed by overlap of valence atomic orbitals. क्या बोलता है कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बना हमें पता है शेयरिंग की वजह से बनता है. तो जो भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, शेयरिंग किस चीज की हो रही है, ऑब्वियसली शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है ना. देखो हमें पता है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के H2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है ना. हमने बहुत बार कर लिया. एंड ये बॉन्ड कैसे बना, कोवेलेंट बॉन्ड है. कैसे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने ओवरलैप किया, दोनों ने क्या है एक दूसरे से के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बन गया. ठीक है, लेकिन बेटा एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में देखो जी ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किसमें है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1. अगर हम sp_df की फॉर्म में करें और ऑर्बिटल्स की फॉर्म में करें तो हाइड्रोजन की क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. सिमिलरली इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s1.
इसको हम नेम दे देते हैं, इसको HA दे दिया, HB दे दिया, क्यों? सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि अब हम इस हाइड्रोजन की बात करें, अब हम इस हाइड्रोजन की बात करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 1s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, s में s सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा HA का ऑर्बिटल है, ये हमारा HB का ऑर्बिटल है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, जो ये जब बॉन्ड बनता है ना, इन दोनों की जब शेयरिंग होगी तो एक्चुअल में क्या होगा, ये दोनों जो ऑर्बिटल्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन होके कुछ इस तरीके से ये कंबाइन होंगे। ठीक है, कंबाइन होके ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फिर क्या हो जाएंगे, शेयर्ड हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे स्पिन क्यों चेंज कर दी, है ना? स्पिन सिर्फ इसी वजह से चेंज किया बेटा, जब भी पेयरिंग होती है, हमने किया था ना, अगर मान लो एक ही ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो वो क्या है, ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, एक अपवर्ड स्पिन, एक डाउनवर्ड स्पिन, है ना? तो यहाँ पे भी पेयरिंग हमेशा इसी तरह से दिखाई जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पेयर अप हो गए, यही हमारा फर्स्ट बोलता है, फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट पोस्टुलेट कि कोवेलेंट बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तब क्या जो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। अब ये 1s यही इसके हाइड्रोजन के तो यही वैलेंस है ना, यही वैलेंस ऑर्बिटल है। अगर मान लो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की छोड़ो, अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। हमने ले लिया ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ठीक है, चलो फ्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। फ्लोरीन के पास क्या है, अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसने क्या करना है, ओवरलैप करना है, या इसने बॉन्ड बनाना है, शेयरिंग करनी है। तो फ्लोरीन की का एटॉमिक नंबर है 9। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगी, 1s2, 2s2 एंड 2p5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 1s2, 2s2, 2p5, यही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब बेटा यहाँ पे जो 1s ऑर्बिटल है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है बॉन्डिंग के साथ। ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल। ठीक है, एक्चुअल में s का भी यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, काम सिर्फ p ऑर्बिटल करेगा, p सबशेल करेगा, है ना, क्योंकि उसमें ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या होगा, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, याद है ना, तो इसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो हम इस तरीके से फिल करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब क्या होगा, जो ये वाला ऑर्बिटल है एंड ये वाला ऑर्बिटल है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद क्या है, हमारे पास क्या बचेगा, बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो किसने पार्टिसिपेट किया बेटा, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है, चलो अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या बोलता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पेयर्स अप एंड फॉर्म्स द बॉन्ड। ये भी हमने कर लिया। क्या है कि जब भी ओवरलैपिंग होती है वैलेंस ऑर्बिटल्स की, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या कर लेते हैं, पेयर अप कर लेते हैं। जिन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके बॉन्ड बनाना है वो क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे इन दोनों ने अगर बॉन्ड बनाना है तो ये जब इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या करेंगे, पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में किया था। तो जब बेटा इनकी पेयर अप हो जाते हैं तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यही बोला इन्होंने कि जब ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की तब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, पेयर बना लेते हैं एंड बॉन्ड बना देते हैं। क्लियर हुआ, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड हमारा हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या बोलता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, ठीक है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी दी बॉन्ड। ठीक है, अब देखो हमने किया था कि कुछ अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं,
ठीक है, चलो हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या है, एक तो हमारे पास एच बॉन्ड है, एक हमारे पास एफ बॉन्ड है, ठीक है, एक हमारे पास Cl बॉन्ड है। अब देखो इन सभी की जो बॉन्ड एनर्जी होगी या बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी है, या जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तब जो एनर्जी रिलीज हुई है, वो क्या है, इक्वल होगी क्या? तीनों में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या इक्वल होगी या नहीं होगी? हमें तो इक्वल चाहिए, बिकॉज सिंगल बॉन्ड ही है तीनों में, लेकिन नहीं होती है, डिफरेंट होती है ना। हमने पढ़ा था ना बेटा, सभी की बॉन्ड लेंथ में फर्क होता है, सभी की बॉन्ड एनर्जी में फर्क होता है, सभी की बॉन्ड स्ट्रेंथ में फर्क होता है ना। तो इनमें जो बॉन्ड का फर्क है, जो बॉन्ड एनर्जी का फर्क है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का फर्क है, वो किस वजह से है? ओवरलैपिंग की वजह से। अगर ओवरलैपिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं, तो क्या होता है बेटा, तब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। ठीक है, देखो आपको मैं बताती हूँ, मान लो हम क्या है, हम हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, हैंडशेक कर रहे हैं। अगर मान लो दोनों में से किसी एक ने भी, या दोनों जो एटम्स हैं, या दोनों जिन्होंने हैंडशेक करना है, दोनों एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाना है, अगर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, अगर उनकी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांगली वो पकड़ के रखते हैं खुद को एक दूसरे को, तब क्या होगा, उनमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, तब उनको अलग अलग करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अगर दोनों ने सिर्फ ऐसे ही पकड़ रखा है, तो उनको अलग करना क्या है, इजी है। समझ आया ना? मतलब क्या है, अगर दो एटम्स की, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तब क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत बहुत क्या है, वीक है, ठीक है, ओवरलैपिंग बहुत कम हो रखी है, तब क्या होगा, उनमें बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक बनेगा। क्लियर है? तो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा उसकी स्ट्रेंथ। अगर ग्रेटर एक्सटेंट है ओवरलैपिंग की, इसका मतलब बॉन्ड क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग। अगर ग्रेटर एक्सटेंट नहीं है, तो बॉन्ड क्या बन रहा है, वीक बन रहा है। क्लियर है? तो बेटा ये सारे हमारे ये तीन थे पोस्टुलेट जो भी बीबीटी ने दिए थे। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। क्लियर है? अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस टॉपिक में बेटा हमने क्या करना है, ये भी बीबीटी में ही इंक्लूडेड है। देखो इसमें क्या है, हमने अभी देखा कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक्चुअल में वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, है ना, ओवरलैप करते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें पेयरिंग होती है, देन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इससे पहले बेटा आपको ये पता होना ही चाहिए कि जो s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है। हमारे सिलेबस में ओनली s एंड p ऑर्बिटल्स की ही ओवरलैपिंग हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, d ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को डिस्कस हमने नहीं करना है, ना ही f ऑर्बिटल्स की करना है, ओनली s एंड p ऑर्बिटल्स की करनी है। लेकिन मैं आपको तीन ऑर्बिटल्स की शेप करवाऊंगी, s, p एंड d। इन तीनों ऑर्बिटल्स की हम शेप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा जब हमने एस सबशेल की बात की थी, एस सबशेल में हमारे पास क्या था, ओनली वन ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ना, वन ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है बेटा हमारे पास पी ऑर्बिटल, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, किस तरीके से, 1, 2 एंड 3। ठीक, फिर आता है डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एफ के बारे में हमने डिस्कस नहीं करना है क्योंकि एफ बहुत ही ब्रॉड है ना, इसकी स्टडी हायर क्लासेस में की जाती है, तो हमने एस, पी एंड डी के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे देखो बेटा जो एस ऑर्बिटल होता है ना, ध्यान से समझना मैं क्या बता रही हूँ, जो एस ऑर्बिटल होता है ना, ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है बेटा, सफेरिकल शेप के होते हैं सारे एस ऑर्बिटल,
समझ में आया? सारे जो s ऑर्बिटल्स हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, चलो ये तो है हमारा s ऑर्बिटल। कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती। मान लो अगर हम x एक्सिस, y एक्सिस की या z एक्सिस की बात करें तो हर डायरेक्शन में ये क्या होगा, सेम जैसा ही शो होगा, क्योंकि स्फीयर है एक तरह से। ठीक है, तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। s ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, नॉन डायरेक्शनल। ध्यान से बेटा साथ साथ लिखते जाना, ठीक है, चाहे वीडियो को पॉज करके लिखते जाना, लेकिन लिखते जरूर जाना ताकि आपको सभी चीजें क्या है, क्लियर हो जाए। एस ऑर्बिटल है वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। ठीक है, फिर आते हैं बेटा हम पी ऑर्बिटल्स के पास। पी ऑर्बिटल्स हमारे 3 हैं। ठीक है, ये बेटा क्या होते हैं, डायरेक्शनल। ये डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये एक्सिस पे डिपेंड करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड 3 तरह की एक्सिस है, तो ये एक्सिस पे बेटा डिपेंड करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग इनकी डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग क्या है। एंड बेटा जो इनकी शेप होती है, शेप होती है इसकी डम्बल लाइक। डम्बल लाइक इनकी क्या होती है, शेप होती है, सॉरी, डम्बल लाइक। ठीक है, डम्बल्स किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से इनकी शेप होती है। मान लो अगर मैं बात कर रही हूं कोई, मान लो हम इस डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, z, इसको मान रहे हैं y एंड इसको मान रहे हैं x। हम पे डिपेंड करता है x y z, हम किसी को भी मान ले। तो ज्यादातर बुक्स में ना बेटा इस एक्सिस को z एक्सिस माना जाता है, इसको y माना जाता है एंड इसको x एक्सिस माना जाता है। ठीक है, तो देखो ये तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन z एक्सिस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, x एंड y कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसे ही x एक्सिस मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सिमिलरली वैसे ही y में पार्टिसिपेट करता है। सिर्फ बात आती है z एक्सिस की। एंड ज्यादातर बुक्स में, जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक में, इस एक्सिस को z एक्सिस माना गया। x मान लो, y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में इसको z मान के चले हैं, तो हम इसलिए इसको z मान के हम भी इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको ऐसा ना हो जब आप बुक्स में पढ़ोगे कि यहाँ पे तो कोई डिफरेंट चीज है, लेकिन मैम ने तो कोई डिफरेंट चीज करवाई थी। ठीक है, इसीलिए बेटा क्या है, हम क्या है स्टार्ट ऐसे ही कर लेते हैं जैसे आपकी बुक में है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग है ये। ठीक है, अगर मान लो मैं इस तरीके से चलूं तो ये वाई एक्सिस पे बना हुआ है ना, ये वाई एक्सिस पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या नेम होगा, पी वाई, पी वाई। फिर हमारे पास है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारी कौन सी है, ये वाली। तो एक डंबल हम बना लेंगे अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, पी एक्स। फिर हम z एक्सिस के अलोंग बना लेंगे, ये हमारी z एक्सिस है, तो ये रहा हमारा डंबल। ठीक है, तो हमारे पास बेटा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तीनों एक्सिस के अलोंग, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक को हम पी एक्स लिख लेंगे, एक को पी वाई लिख लेंगे, एक को पी जेड लिख लेंगे। समझ में आया? किसी को भी x लिखो, y लिखो, z लिखो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, लेकिन शेप में फर्क है बेटा। शेप चाहे मान लो सभी के डंबल लाइक है, लेकिन ओरिएंटेशन में फर्क है, डायरेक्शन में फर्क है। ठीक है, इनकी ओरिएंटेशन किस एक्सिस के अलोंग है, किस डायरेक्शन के अलोंग है, उस पर डिपेंड करता है बेटा पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, तो हमेशा पी जेड को हमने हॉरिजॉन्टल लेना है। ठीक है, y को हम वर्टिकल लेके चलेंगे, x को हम स्लैंट शेप में लेके चलेंगे। समझ में आया? चलो ये हमारे हो गए x एक्सिस। अब हम बात करते हैं सॉरी p ऑर्बिटल्स। अब हम बात करते हैं बेटा d ऑर्बिटल्स के बारे में। इसको माइंड में रखना इन सभी के शेप्स को। अब मैं आपको एक बार d ऑर्बिटल्स के बारे में बता तो देती हूँ, लेकिन d ऑर्बिटल्स जो है ना बेटा, वो हमने उनकी ओवरलैपिंग डिस्कस नहीं करी, लेकिन फिर भी शेप्स एक बारी में बता देती हूँ। ठीक है, देखो d ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है बेटा, p की डंबल लाइक, d की डबल डंबल लाइक, डबल डंबल, डबल डंबल लाइक शेप होती है। जैसे
पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड। 3 हो गए। फोर्थ क्या है बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिफ्थ क्या है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से लिखवा देती हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। इनकी ओरिएंटेशन इस तरीके से होती है। अब क्या मतलब है, देखो अगर मैं बात करूं एक्स वाई की, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्स वाई की, तो एक्स वाई क्या होता है, अगर एक्स वाई हम इकट्ठा ले रहे हैं तो एक्स वाई क्या है बेटा, एक्स वाई एक प्लेन है। तो कुछ नहीं करना बेटा, बुक में बहुत डिफिकल्ट करवाई हुई है इसकी शेप, मैं आपको बहुत इजी तरीके से करवाऊंगी। डी ऑर्बिटल्स की शेप देखो, पहले हम डी एक्स वाई करने जा रहे हैं। हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है ना, कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे है ना उन एक्सेस को इस तरीके, एक एक्सेस को उनमें से वर्टिकल ले लो, एक को हॉरिजॉन्टल ले लो, बस इनमें से जो भी हमें शो हो रही है ना, ये पहले हम इन तीनों की बात करते हैं। इन तीनों में जो भी यहाँ पे हमें एक्सेस शो हो रही है, एक को हम वर्टिकल ले लेंगे, एक को हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, पहले इतना काम करना है। जैसे मान लो अगर मैं डी एक्स वाई की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हम मान लो इसको हम x लेके चल रहे हैं, इसको हम y लेके चल रहे हैं, तो तीसरी कौन सी हुई हमारे पास z। ठीक है, क्योंकि बेटा सभी एक्सेस होती है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, उसको कितना मर्जी घुमा के ले लो। ठीक है, पी में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, पी में भी तो मैं घुमा सकती थी, क्योंकि फिर आपको बेटा समझ में नहीं आएगा, फिर उनकी ओरिएंटेशन किस तरीके से वो ओवरलैपिंग करते हैं, उनमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने उनकी ओरिएंटेशन की बात ही नहीं कर रही है, इसीलिए हम इनकी शेप इजी वे से लर्न कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखो हमारे पास जब हम डी वाई जेड की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सिस को y मान लो, इसको z मान लो, कोई भी मान लो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारी फिर क्या होगी, तीसरी वाली x। अब हम बात कर सकते हैं एक्स जेड की, तो इसको हमने पहले z माना था, अब भी z मान लो, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, एंड तीसरी वाली हमारी क्या आ गई, y एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्स वाई क्या होता है, एक प्लेन होता है, इसका मतलब इसके जो ऑर्बिटल्स है ना वो क्या है, प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम पी एक्स पी वाई पी जेड की बात करते थे, वो ऑन दी एक्सिस आ रहे थे ना, पी एक्स था वो एक्स एक्सिस पे आ रहा था, पी वाई है वो वाई एक्सिस पे आ रहा था, है ना। अब हम इसको क्या है, प्लेन में लेंगे, तो ये क्या है हमारा, ये वाला प्लेन है ना एक्स वाई प्लेन, तो ये हमारी एक ये आ गया, एक हम इधर ले लेंगे, एक डंबल ये रहा, दूसरा डंबल ये रहा, हो गया ना डबल डंबल। ठीक है, इसमें भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, इसको भी इसी तरीके से बना लेते हैं। समझ में आया। अब देखो ये क्या आ रहा है, एक्स एंड वाई प्लेन में आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये क्या है, वाई जेड प्लेन पे आ रहा है, ये क्या है, एक्स जेड प्लेन पे आ रहा है। तो ये हो गए इनके नेम, डी एक्स वाई डी वाई जेड जेड एक्स जेड। ठीक है, 3 समझ में आए। अब बचे हमारे 2, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसको बेटा एक बार इन तीनों को बना लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना। अब बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की। डी जेड स्क्वायर को हमने किस तरीके से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को किस तरीके से बनाना है, देखो इनके लिए भी पहले तो हम हमारी वही चीज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, जो z स्क्वायर है हमारा, ठीक है, z एक्सिस तो कोई भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, मैंने ये वाली ले ली। तीसरी वाली जो है उनको हम इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ पे इसको मान लो x, इसको y, इसको z। ठीक है, अब देखो ये हमारी कौन सी है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डबल डंबल है ना। तो देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये ऑन दी एक्सिस वाले हैं, एक तो एक्स एक्सिस पे, दूसरा डंबल वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये जेड स्क्वायर है, इसका ओनली जेड है, तो इसके दोनों डंबल यहाँ पे शो करने हैं। ठीक है, अगर मैं
एक के ऊपर दूसरा बना दूं तो वो हमें शो नहीं होगा। इसीलिए शो करने के लिए बस एक रिंग बना देते हैं इस तरीके से इनके बीच में, सिर्फ शो करने के लिए। देखो क्या है बेटा, एक हमारा ये रहा डंबल, दूसरा डंबल मैंने पीछे लगा दिया तो हमें शो नहीं होगा ना, नहीं दिखेगा ना कोई भी चीज, इसके पीछे नहीं दिखेगी। इसलिए क्या है, इसको सिर्फ डिफरेंट शो करने के लिए कि एक और है, क्या लगा देते हैं, एक बीच में रिंग लगा देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये बेटा हमारे पास शेप्स थी तीनों ऑर्बिटल्स की। अब हमें इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो एस ऑर्बिटल है ना, जो एस ऑर्बिटल है ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब एक्स वाई एंड जेड तीनों के लिए अलग अलग फैक्टर्स ये शो नहीं करता, तीनों के लिए एक जैसा ही होता है। ठीक है, मतरियों वाला मतलब नहीं करता ये, है ना, स्वभाव नहीं करता, सबके लिए एक जैसा होता है। अब क्या है हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के लिए एक्स एक्सिस की अलग इंपॉर्टेंस है, वाई की अलग इंपॉर्टेंस है, जेड की अलग इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली डी के लिए एक्स वाई जेड की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन एस सभी को एक जैसा ही मानता है, एक्स वाई एंड जेड को। क्लियर है? अब देखो इनकी शेप्स की बात आती है। देखो ठीक है, हमने शेप बना ली, ठीक है। अब बेटा एक चीज और होती है इनमें कि एक प्लस एंड नेगेटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है, नेगेटिव का साइन होता है। जो बेटा यहाँ पे प्लस एंड नेगेटिव साइन है ना, ये कभी भी चार्जेस के रिलेटेड नहीं होता, चार्जेस के बारे में नहीं बताता, सिर्फ दोनों, जैसे मान लो एक हमारा डंबल है ना, दोनों डंबल्स को अलग शो करने के लिए एक को प्लस लिखते हैं, एक को नेगेटिव लिखते हैं। ये बताते हैं कि अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए, चार्जेस पे इसका कोई चक्कर नहीं होता। अब आती है ओवरलैपिंग। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हमारी मेन बात आई है ओवरलैपिंग वाली। जब बेटा हमने ओवरलैपिंग करनी है ना, तो जो वो ओवरलैपिंग है ना, वो प्लस एंड नेगेटिव के साइन पे डिपेंड करती है। अब बात आती है कि वो प्लस एंड नेगेटिव के साइन पे कैसे डिपेंड करेगी, उनकी ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करेगी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एच मॉलिक्यूल की, मतलब H2 मॉलिक्यूल की। H2 मॉलिक्यूल में देखो दोनों जो हाइड्रोजन्स के ऑर्बिटल्स है वो कौन से हैं, एस ऑर्बिटल्स है ना, दोनों ही एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, इसका भी एस ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, दोनों जब ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे एस ऑर्बिटल्स, तो इस तरीके से ये क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, दोनों में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक्स एक्सिस वाई या जेड एक्सिस, कोई इनको फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, किसी मर्जी डायरेक्शन के हों। ठीक है, एक तो बेटा इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमें पता चल गया। एक बेटा न्यूक्लियस भी तो है ना, ठीक है, वो भी न्यूक्लियस भी है, उसको हम एक डॉट से बना देते हैं इन दोनों की न्यूक्लियस को। अब बेटा जो साइन होता है ना एस ऑर्बिटल में, वो नेगेटिव साइन कभी भी नहीं होता, हमेशा ये क्या है, पॉजिटिव साइन वाले होते हैं। मतलब कोई भी एस ऑर्बिटल किसी भी एस ऑर्बिटल के साथ क्या है, कंबाइन हो सकता है। ये क्या हो गई, कंबाइन हो गई। ठीक है, अब क्या बात आती है बेटा, एच की एस एंड एस कंबाइन हो गए, दोनों कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज कोई डायरेक्शन के इसमें रिलेशन ही नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, तो ये क्या है, कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा, अब बात आती है, मान लो अगर हम एच एफ की बात कर रहे हैं, एच एंड एफ की बात कर रहे हैं, तो एच एफ को हम कंबाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो देखना है। देखो जो एच है, एच तो क्या होगा, स्फेरिकल, यही शेप है एच की, तो यही शेप है एच की, एच के ऑर्बिटल की एस ऑर्बिटल है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, एफ का ऑर्बिटल, एफ का ऑर्बिटल में भी क्या हो सकता है, जेड, पी जेड भी हो सकता है ना, ये जेड एक्सिस है। फिर क्या है बेटा, ये पी वाई भी हो सकता है, ये पी एक्स भी हो सकता है।
वाई भी हो सकता है, पी एक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये तीनों में से किसके साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है बेटा, कोई चक्कर की बात नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, यहाँ पे नेगेटिव लिख दो, यहाँ पे नेगेटिव लिख दो, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, कोई चक्कर की बात नहीं है। अब देखो बेटा क्या चीज है, चीज ये आती है कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो प्लस प्लस के बीच में होगी या फिर माइनस माइनस के बीच में होगी। कभी भी जो ओवरलैपिंग है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में नहीं होगी। अब मान लो अगर मैं इसके साथ ओवरलैपिंग करवा रही हूँ पी जेड की, ये तो हमेशा पॉजिटिव का होगा, ये भी क्या है पॉजिटिव का होना चाहिए, तभी दोनों में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है एंड यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तब ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। ध्यान से देखना ये सारी चीजें, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है ओवरलैपिंग सिर्फ तभी हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ गया तब ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं तो मैंने बहुत बार बोल दिया कि ओवरलैपिंग डायरेक्शन ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, पर मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग पी जेड से करवाऊं, मतलब अगर मैं एस एंड पी जेड की ओवरलैपिंग करवाती हूँ, अभी हमने देखा वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, ये हमारी ओवरलैपिंग हो सकती है, ये हमारी ओवरलैपिंग हो सकती है, ये हमारी ओवरलैपिंग हो चुकी है। एस ऑर्बिटल की एंड पी जेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो चुकी है। एंड एच एफ में जो ओवरलैपिंग होती है ना वो यही वाली होती है, एस ऑर्बिटल ऑफ एच एंड पी जेड ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एस ऑर्बिटल की पी वाई से ओवरलैपिंग करवाऊं, एस ऑर्बिटल की पी वाई से ओवरलैपिंग करवाऊं तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये है हमारा एस ऑर्बिटल। अब अगर मैं पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाती हूँ तो वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। आधा पार्ट इसका नेगेटिव के पास है, आधा पार्ट पॉजिटिव के पास है। पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ओके है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की हो सकती है क्या ओवरलैपिंग, नहीं हो सकती। ठीक है, तो एस की पी वन के साथ सिमिलरली एस की पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। समझ आया। तो इसका मतलब हमारे पास जो ओवरलैपिंग है, अगर वो हमारे पास एस पी ओवरलैपिंग हो रही है तो एस पी ओवरलैपिंग जो है वो क्या है, सिर्फ एस एंड पी जेड के बीच में हो रही है। मतलब जो यहाँ पे P है ना वो ऑलवेज क्या रहेगा, पी जेड रहेगा, कभी भी पी वाई एंड पी एक्स नहीं हो सकता। समझ में आई बेटा इतनी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। लिखो बेटा मेरे साथ, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की टाइप्स क्या होती हैं। देखो बेटा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती हैं। ओवरलैपिंग बेटा तीन तरीके की होती है। एक तो होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग। जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं। पहले तो बेटा पॉजिटिव को हम इन फेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं एंड नेगेटिव को हम आउट फेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। अब इन फेज वाली या पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, जो अभी हमने की एस एस के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। ठीक है, पी जेड के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब क्या है बेटा जो नेगेटिव ओवरलैपिंग है, नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं ये लेके चल रही हूं कि हमारे पास पी जेड की ही अगर हम बात करें, ठीक है,
पीजेड में यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, यहाँ पे नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। जब भी बॉन्ड बनेगा वो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में बनेगा या नेगेटिव एंड नेगेटिव लॉग के बीच में बनेगा, ठीक है। कभी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती। हमें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा, इसलिए हम इसको आउट ऑफ फेज या फिर नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्लियर है? अब और क्या एग्जांपल आ जाएगी इनमें? इसमें और एग्जांपल आ सकती है, जैसे अगर हम एस ऑर्बिटल, यहाँ पे पीजेड आ गया, ये भी यहाँ पे एस एंड पीजेड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, तब भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप एक और ले सकते हो पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये एस एंड पीजेड ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है एंड वो क्या है, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अब बेटा एक और आती है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किए, एस एस पीजेड पीजेड एस पीजेड। अब आते हैं बेटा हम पी एक्स पी वाई की, अभी तक हमने कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। ये जरूर देखा कि एस के साथ पी एक्स एंड पी वाई नेवर फॉर्म्स द बॉन्ड, बट किसी के साथ तो वो बॉन्ड बनाएंगे ना, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे वो देखते हैं। देखो इन फेज में ही आएंगे वो भी, ये सारी एग्जांपल्स जो मैंने करवाई इसको ड्रॉ करते जाना साथ साथ। अब इन फेज में या पॉजिटिव ओवरलैपिंग में और कौन सा आएगा, पी वाई माना था, एक और पी वाई ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। किस तरीके से होगी? ओवरलैप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इनमें बॉन्डिंग होगी पॉजिटिव पॉजिटिव, इनमें होगी नेगेटिव नेगेटिव, बॉन्ड तो फॉर्म हो सकता है ना पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्लियर है? किसमें बनी है ये, पी वाई एंड पी वाई में, ठीक है ना। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब देखो बेटा ये जो बॉन्ड बना है हमारे पास, अब तक जितने भी हमने बॉन्ड्स की बात की थी ना, वो सिग्मा बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, इसमें सिंगल बॉन्ड, चलो इसमें तो नहीं बनता, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो सिंगल बॉन्ड बनता। जैसे मान लो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। जो भी सिंगल बॉन्ड होता है बेटा उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड जो बनता है एस एंड एस के बीच में, एस एंड पी जेड के बीच में, पी जेड एंड पी जेड के बीच में क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है ना, जिसमें एक मतलब दो हम जो ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, दोनों के बीच में अबव एंड लोअर दो तरह से ओवरलैपिंग होती है, इसको हम बोलते हैं बेटा पाई बॉन्ड। सो दिस फॉर्म पी वाई फॉर्म्स दी पाई बॉन्ड, नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर हम इसकी ही नेगेटिव ओवरलैपिंग देखें वो किस तरीके से होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनके बीच में तो बॉन्ड नहीं बन सकता ना, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, तो ये क्या होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। सिमिलरली हम क्या ले लेते हैं, पी वाई की बात कर, पी एक्स की बात कर लेते हैं। पी एक्स हो गई, ये क्या है पॉजिटिव, एंड अगर हम एक की लोग पॉजिटिव ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दें, यहाँ पे क्या है, नहीं हो रही बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्लियर है बच्चों? अब एक जीरो ओवरलैपिंग भी होती है। जीरो ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, देखो नेगेटिव ओवरलैपिंग मीन्स कि वो ओवरलैप तो कर सकते हैं ना, ओवरलैप करके बॉन्ड नहीं बना रहे, ठीक है, लेकिन ओवरलैप तो कर सकते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, उनकी ओरिएंटेशन ही ऐसी नहीं होती कि वो ओवरलैप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल उनको बेटा बोला जाता है जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग भी होती है हमारे पास। जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है,
जैसे एक मान लो हमने पी वाई ले लिया, एक हमने पी एक्स ले लिया। पी वाई एंड पी एक्स कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। सिमिलरली अगर हम इनकी बात करें ना, इसको भी जीरो ओवरलैपिंग बोला जाता है। क्यों? पॉजिटिव 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 नेगेटिव, जितना ऊपर उतना नेगेटिव नीचे, ये क्या बना लेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। समझ में आई बेटा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो इनकी बेटा एग्जांपल जरूर कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, जीरो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये देखना है कि ओवरलैपिंग किसमें नहीं होती है, किसमें होती है, किसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, किसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। अब बेटा हमने करने हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा तो हमने कर लिया, थोड़ा सा रहता है। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक होते हैं पाई बॉन्ड, अभी हमने किया। एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड एक होते हैं पाई बॉन्ड। क्लियर है? अब देखो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एक तो एस एस हमेशा, एक पीजेड पीजेड है ना, एक आता है एस पी जेड। ये तीन एग्जांपल्स हैं किसकी, सिग्मा बॉन्ड की। पाई बॉन्ड किन में बनता है, पी एक्स में एंड पी वाई में। हमने डी की बात बेटा यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है, डी की बात नहीं करनी है। अब बेटा जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो। ठीक है। पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। अब इसका क्या मतलब है, हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब एक यहां से आया, एक यहां से आया, ओवरलैपिंग हुई, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हुई, दिस इज सिग्मा, ठीक है। एक पी यहां से आया, एक पी यहां से आया, क्या हुई, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है साइडवेज। साइडवेज क्या होती है, एक यहां से आया, एक यहां से आया, ऐसे ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग। क्लियर है, सिग्मा पाई, क्लियर है, हेड ऑन एंड साइडवेज ओवरलैपिंग, सिंपल है, ठीक है। ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। अब बात ये आती है बेटा, सिग्मा एंड पाई में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमने थर्ड पोस्टुलेट किया था, जो ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ, जो ग्रेटर एक्सटेंट के साथ क्या है, ओवरलैपिंग करता है, दैट इज वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी तो बनाता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा, वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन पाई बॉन्ड। सिग्मा ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पाई ओवरलैपिंग से, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि हमने ये देखा था कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो तो वीक होता है डबल बॉन्ड से, है ना। तो पाई बॉन्ड तो हमेशा डबल बॉन्ड में ही होगा ना, सही बोल रही हूँ, पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में ही होता है। देखो देखो बेटा, जब भी हम एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, पाई बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड सिग्मा एंड ये वाला बॉन्ड पाई होता है, मतलब डबल बॉन्ड में, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये दोनों क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड वीक है, डबल बॉन्ड बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सिग्मा स्ट्रॉन्ग है पाई से, बिल्कुल सही। लेकिन दोनों को इकट्ठा कैसे करें, इकट्ठा ऐसे, देखो सिग्मा बॉन्ड जो है, अगर हम इस सिग्मा बॉन्ड की एंड इस पाई की बात करें, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इस पाई से, लेकिन इसमें तो ओनली वन सिग्मा है, लेकिन डबल बॉन्ड में तो वन सिग्मा प्लस वन पाई भी तो है।
समझ में आया? तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, अकेला मतलब सिंगल बॉन्ड वीक होगा देन सिंगल एंड पाई, डबल बॉन्ड से। ऑब्वियसली ये किससे वीक होगा फिर, सिंगल प्लस 2 पाई से, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर है? लेकिन सिग्मा बॉन्ड की जो एक्सटेंट होती है ऑफ ओवरलैपिंग वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है देन पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, ये था हमारा वीबीटी का। अब बेटा लास्ट चीज है, इसका एक ग्राफ हमने प्लॉट करना है वीबीटी का, वो देख लो। देखो क्या चीज है बेटा वीबीटी में हमारे पास, हमने ये चीज देखी कि हमारे पास क्या था, हमने H की बात की थी ना, चलो H से ही बात करते हैं, H2 मॉलिक्यूल से ही बात करते हैं, इससे ही शुरू किया था, इससे ही हम खत्म करेंगे। देखो हाइड्रोजन का सफेरिकल होता है, एटम भी सफेरिकल होता है, चलो एटम लिया, एस ऑर्बिटल नहीं लिया, एटम लिया, ठीक है। इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस को हमने मान लिया Na, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है E, ठीक है, इसको भी A ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी, ताकि ये हम पता चल सके कि A का है। फिर B का है Nb, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। अब देखो जब हमारे पास बॉन्डिंग नहीं है, इसको लिखते रहना पॉइंट्स बना के। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब हमारे पास कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये एटम अलग पड़ा है, ये एटम अलग पड़ा है, जब कोई भी बॉन्डिंग नहीं है तब क्या है, अट्रैक्शन किसके बीच में है, ठीक है, तब अट्रैक्शन किसके बीच में है, अट्रैक्शन इज बिटवीन Na एंड Ea एंड Nb एंड Eb। एटम की बात कर रहे हैं ना, जब बॉन्ड नहीं बना तब तो एटम्स ही है ना, मॉलिक्यूल नहीं है। एटम Na की Ea के साथ क्या अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ, सिमिलरली इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है, ठीक है। चलो जब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, या फिर मान लो जब बॉन्ड बन जाता है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, तब क्या होता है, ये इसके साथ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसकी हो सकता है इसकी इसके साथ भी अट्रैक्शन हो जाए। क्यों, मान लो दोनों एक दूसरे के पास आ गए, दोनों में ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, इसको क्या पता मेरा इलेक्ट्रॉन कौन सा था, उसका इलेक्ट्रॉन कौन सा था, अभी तो हमने A एंड B के साथ इनको डिफ्रेंशिएट कर रखा है, लेकिन इनके लिए तो कोई मतलब नहीं है ना, है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही ना। समझ में आया? जब ये पेयरिंग कर लेंगे, देखो जब इन्होंने पेयरिंग कर ली, ओवरलैपिंग करके पेयरिंग कर ली ना, पेयरिंग के बाद तो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन किसका है, कौन इलेक्ट्रॉन किसका है, कुछ पता नहीं है, तो तब क्या होगा, हमारे पास अट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी। क्या क्या अट्रैक्शंस हो जाएंगी, देखो Na की Ea के साथ तो पहले भी थी, लेकिन अब Na की Eb के साथ भी अट्रैक्शन हो गई, ठीक है। सिमिलरली Nb की Eb के साथ तो पहले ही थी, Nb की Eb के साथ भी अट्रैक्शन हो गई। क्लियर है इतनी चीज? चलो अब क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, अप्रोच करते करते आ गए, इनमें क्या है, अट्रैक्शन हो गई। लेकिन मुझे लगता है अट्रैक्शन के साथ अगर मान लो ये क्या हो जाएंगे, बहुत और भी बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करेंगे, ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, यहां तक नहीं रुके, और भी ज्यादा ओवरलैप करना चाहते हैं, और भी ज्यादा ओवरलैप करना चाहते हैं, अगर और ज्यादा एक दूसरे के बीच में घुसेंगे तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन भी, रिपल्शन भी होगी। रिपल्शन कैसे होगी, थर्ड पॉइंट लिखो रिपल्शन का। क्या लिखा, जब ये एटम्स हैं तब ये वाली अट्रैक्शन है, जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं टू बीइंग अ मॉलिक्यूल, तब क्या है, ये वाली अट्रैक्शंस आ जाएंगी। लेकिन जब तक ये अभी भी नहीं रुके, और भी क्या है, एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं, और भी एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करना चाहते हैं, तब क्या होंगी, रिपल्शंस भी आ जाएंगी, ठीक है।
रिपल्शंस कैसे आएंगी? रिपल्शंस आएंगी कि जो Na है वो Nb के साथ क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। सिमिलरली Ea Eb के साथ भी रिपल्शन करेगा। समझ में आया? तब ये वाली थोड़ी सी रिपल्शंस भी आ जाएंगी। तो बेटा इसके रिगार्डिंग हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ है ये, यहां पे हमारी जीरो वाली लाइन है, ठीक है। यहां पे हम क्या ले रहे हैं बेटा? एनर्जी। ये हमारी एनर्जी है, इसको लिखिए। वाई एक्सिस के अलोंग हम एनर्जी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर, दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या है? दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, ये हम मान के चलते हैं कि ये एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी है। इन दोनों एटम्स की अपनी अपनी एनर्जी है। दोनों एटम्स की एनर्जी सेम ही होगी ऑब्वियसली, एक ही एटम के जो हैं, ठीक है। दोनों की एनर्जी सेम है। जब बेटा ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम है वो बॉन्ड क्यों बनाता है, वो मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? बिकॉज एटम वांट्स टू बी स्टेबल। एटम स्टेबल होना चाहता है। अभी उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है? दो दो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो उसने स्टेबल होना है। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी एक दूसरे के क्या होती है? इनवर्सली रिलेटेड। ये भी हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब जैसे ही वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, इन दोनों के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की हमने बात की, जैसे जैसे वो कम होता है, यहाँ पे पढ़िए, जैसे जैसे वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, डिस्टेंस उनका कम होता जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाता है, वैसे वैसे वो स्टेबल भी तो होते जाते हैं। स्टेबल भी तो होंगे ना, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है। तो ये चीज है, स्टेबल भी होंगे बिकॉज वो पेयर अप कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या होगा? ये हमारी एनर्जी हम मान के चले थे कि क्या है? एटम्स की एनर्जी है। जब वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, जब वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करने से क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज होगी, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एनर्जी। तब क्या होगा? ये क्या करेंगे? इसकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मान लो ये एनर्जी वो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी। क्या मतलब कि वो एनर्जी जहां पे क्या है? बॉन्ड बन चुका है हमारा, ठीक है, वो एनर्जी है। अब क्या है? जब इसके बाद अगर उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हुआ, क्या मतलब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इनके बाद उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हुआ, अगर इसके बाद वो क्या कर रहे हैं? और नजदीक आने का ट्राई कर रहे हैं, यहां तक ओवरलैपिंग हो गई, अगर वो ओवरलैपिंग और ज्यादा करना चाहते हैं, तब क्या है बेटा? तब उनमें रिपल्शन होंगी। अगर रिपल्शन होंगी, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, तब एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार इस ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? ये बॉन्ड, इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई, बाद में इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। ये क्या शो कर रहा है? रिपल्शन, या फिर हम बोल सकते हैं रिपल्सिव एनर्जी। ये क्या शो कर रही है? अट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? समझ में आया? एंड दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है? बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है हमारा। अब इसके बाद अगर और ओवरलैपिंग होगी, तब क्या होगा? रिपल्शन होगी, लग जाएंगी। क्लियर है बेटा? आई होप आपको वीबीटी अच्छे से क्लियर होगी। अच्छे से पढ़ना, अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।